ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? अब बताइए, आवाज आ रही है? ओके, 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 गुड। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, सो हाइड्रो पावर प्लांट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा कंटेंट रखता है फ्लूइड मशीनरी में। जैसे हमने अभी तक बात की है इम्पैक्ट ऑफ जेट की, तो इम्पैक्ट ऑफ जेट से अब हमें चलना है हाइड्रो पावर प्लांट की बेसिक मशीनरी पर, कि बेसिक मशीनरी किस तरह से हम देखते हैं, एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस किस तरह से होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो इधर से मैंने भी एफर्ट लगाए हैं यहाँ पर एक पीपीटी प्रिपेयर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा ये वर्क करना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ है, जो हमारी देखने वाली जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ग्रुपिंग स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है, हमारी ग्रुपिंग स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके आपके फ्रेंड्स भी इस चीज को समझ पाएं, चाहे वो मैकेनिकल से हो चाहे वो सिविल से हो। कहीं ना कहीं आपको जो आगे फर्दर, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मशीनरी पढ़ रहे हैं, चाहे गेट के पर्सपेक्टिव से, चाहे एसी के, चाहे अपने जेई के लेवल पर, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर सिविल इंजीनियर हैं, तो आप अपनी लाइफ में फ्लूइड मशीनरी को देखने वाले होते हैं कहीं ना किसी पर्सपेक्टिव पर, ठीक है। ये एक हमारा एक रिन्यूअल का भी पार्ट माना जाता है। किस सेंस में माना जाता है उसके बारे में हम ये बात आगे लास्ट में करूंगा मैं, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आना चाहिए कि ये एक ऐसी पावर है, ठीक है, जो कि हमें विदाउट कॉस्ट मिलती है, क्योंकि जो इसका सोर्स है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉस्ट नहीं रखता है। जैसे हमारे लिए सोलर एनर्जी हो जाती है, वैसे ही हमारे लिए कहीं ना कहीं वाटर एनर्जी हो जाती है। तो उस वाटर एनर्जी को कहीं ना कहीं जो हमारे पास एनर्जी हमें चीपली अवेलेबल है, तो ये हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। तो इस फ्यूचर पर्सपेक्टिव को हमें अपनी लाइफ में लेके आना है। तो इस लाइफ में लेके आने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी होगा कि ये फिजिकली दिखती कैसे है। जो हमारे पास ये टर्बाइंस होती हैं वो फिजिकली किस तरह से दिख रही होती हैं। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, भले ही आप गेट के स्ट्रेंथ हैं या नहीं है, ठीक है, बट आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर तो है ना, आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं, ठीक है, चाहे वो गेट का एग्जाम दें या ना दें, बट ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पता लगने वाला है कि हाँ, जो हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस होती है टर्बाइंस की वो कैसी होती है, ठीक है भाई, ठीक है यार, प्राइवेट जॉब करने वाले हो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज क्या हो जाएगी, मेन चीज हो जाएगी कि आपकी यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी चाहे कितने कैसे भी फ्रेंड्स हो, चाहे गेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जेई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इंजीनियर तो है ना, ठीक है, कुछ तो टेक्निकल नॉलेज है ना उन्हें, बस वो टेक्निकल नॉलेज ही काफी है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं आज हम वही व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, कि कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए कि ये टर्बाइंस, ये जो फिजिकल हमारी एनर्जी होती है जनरेट कैसे होती है। क्योंकि मैं यहाँ थर्मल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फ्लूइड मशीनरी में थर्मल वाला पार्ट भी होता है। जैसे मैकेनिकल स्टूडेंट जानते हैं, पावर प्लांट जो होता है, वो पावर प्लांट में हमारे पास जो टर्बाइंस हैं वो कहीं ना कहीं स्टीम से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। चाहे हम बात करें, मैंने स्टार्टिंग में भी बात कर ली थी आपसे इसके बारे में जब हमने फ्लूइड मशीनरी शुरू किया था, कि फ्लूइड मशीनरी सभी तरफ है, फ्लूइड से जो रिलेटेड मशीनरी है वो फ्लूइड मशीनरी कहलाती है, जबकि हमारा जो कंटेंट है वो है हाइड्रो मशीनरी का, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट हमें पढ़ना है, ठीक है, कि हाइड्रोलिक जो पावर प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग करने वाली यूनिट है, जो हाइड्रोलिक से रिलेट करती है, वो कैसी होती है। तो चाहे आप गेट एस्पिरेंट हो, चाहे आप किसी भी लाइन के हो, आपको इंजीनियरिंग का अगर एबीसीडी भी आता है, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है जो हम सेशन करने वाला है। तो सभी जुड़िए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाइड्रो पावर प्लांट, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ओवरव्यू की इसके ऊपर, एंड साथ में बात करेंगे पेल्टन टरबाइन, ठीक है, पेल्टन टरबाइन के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे। देखिए, ये है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। इनसाइड ए हाइड्रो पावर प्लांट अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मैंने वेरियस आपको एक तरह से सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाए हुए हैं
अगर आपको एक से समझ में आएगा तो दूसरे समझ में आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा जो फिगर्स हैं वो भी यहाँ पर लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ रिजर्वोयर्स हुआ करते हैं। अब ये जो रिजर्वोयर होते हैं या स्टोरेज, जिसे हम स्टोरेज रिजर्वोयर बोलते हैं, वो स्टोरेज रिजर्वोयर दो फॉर्म में होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल और एक होते हैं नेचुरल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि ये एक मान लीजिए यहाँ पर, इसे हम बोल देते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर दिख रहा है ये मेरे लिए एक फ्रांसिस टरबाइन की तरह, ये एक कैप्लान फ्रांसिस टरबाइन की तरह यहाँ पर मैंने एक टरबाइन ली हुई है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक फिगर में टरबाइन ली हुई है, तो इसे अभी एक सिंपल टरबाइन मानेंगे। फ्रांसिस, कैप्लान या पैल्टन, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम उसके बारे में बात करेंगे इन डेप्थ। अभी फिलहाल इस चीज को देखिएगा, जो यहाँ पर है ये एक रिजर्वोयर है। तो अगर इस रिजर्वोयर की बात करें तो इस रिजर्वोयर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने वाटर स्टोर किया हुआ है। तो अगर वाटर स्टोर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले आपको ये चीज जरूरी है जानने के लिए कि हमारे पास जो टू टाइप रिजर्वोयर हुआ करते हैं, एक हुआ करता है नेचुरल रिजर्वोयर और एक होता है आर्टिफिशियल रिजर्वोयर। ठीक है, पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर नेचुरल रिजर्वोयर की बात करें तो नेचुरल रिजर्वोयर में हमारे पास जो हमारे माउंटेन्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि लेक्स बन जाती हैं, या जो माउंटेन रॉक्स के पास जो पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उन रिजर्वोयर्स को हम बोलते हैं नेचुरल रिजर्वोयर। तो इन नेचुरल रिजर्वोयर के लिए हमें डैम की आवश्यकता नहीं होती है, बट इन नेचुरल रिजर्वोयर्स का जो हम यूज करते हैं, इन नेचुरल रिजर्वोयर का जो यूज करते हैं हम, वो जनरली हमारा इंपल्स टरबाइन में यूज होता है। ऐसा क्यों, अभी इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, आर्टिफिशियल रिजर्वोयर जिसके बारे में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कि भाई ये हम डैम की तरह हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया। तो वो डैम जो कंस्ट्रक्ट होता है वो बेसिकली किस सेंस में किया जाता है, या फिर उस डैम से जो हमारे आर्टिफिशियल डैम हम क्रिएट करते हैं वो किस सेंस को लेके किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली क्या सेंस होता है, वहां पर उस चीज को लेके चलते हैं। क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन हुआ करती है पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर वाई टू जी प्लस जी बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन हुआ करती है बर्नौली इक्वेशन, ये आपने एफएम में पढ़ी हुई है। बस यहाँ पर आपको एफएम की बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेके चलनी है, बस आपको ये जो बर्नौली का कॉन्सेप्ट था वो लेके चलना है। क्या कॉन्सेप्ट था कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्रेशर एनर्जी है प्लस में जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और अगर हम इन सब एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर मैं बात करता हूं आपसे एज ए लेक की, ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर एनर्जी को जो कि प्रेशर एनर्जी इन द सेंस क्या दिख रही है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ ना कुछ लगता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर एनर्जी को अभी बात इसके बारे में ना करूं, मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिजर्वोयर के बारे में पहले बता रहा हूं कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिजर्वोयर में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम नेचुरल रिजर्वोयर की बात करें तो उनमें क्या हुआ, उनमें हमारे पास उनमें जो हमारी वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं जीरो है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जीरो है। क्यों, क्योंकि जहां पर ये लेक नेचुरली फॉर्म हो रही है, वहां जो नेचुरली लेक फॉर्म हो रही है वो हमारी जो एक स्टोरेज आपको दिख रहा है, ठीक है, एज अ रिजर्वोयर जो स्टोरेज आपको दिख रहा है, वो जो रिजर्वोयर है उस पर्टिकुलर में वेलोसिटी तो नहीं है ना, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी का फैक्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका फैक्टर है, पोटेंशियल का, क्योंकि वो एक हायर एल्टीट्यूड पर आपको वाटर स्टोर हो चुका है, वो एक नेचुरल रिजर्वोयर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा पोटेंशियल हेड होता है। उस नेचुरल रिजर्वोयर के लिए हमारा पोटेंशियल हेड होता है। जबकि अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल रिजर्वोयर, तो आर्टिफिशियल रिजर्वोयर की कहानी सुनिएगा। जैसे कि हम बात करें कि किसी एक पर्टिकुलर, अगर आर्टिफिशियल रिजर्वोयर की बात करें तो अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट से मान लीजिए एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, मतलब एक रिवर में अब देखिए सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रो पावर हमेशा ही माउंटेन रीजन पे ही प्रोड्यूस होती क्या। पहले तो एक क्वेश्चन बताइए, हाइड्रो पावर ओके लवी जी, ओके ठीक है, चलिए फिर हाइड्रो पावर, पहले ये बताइएगा हाइड्रो पावर सिर्फ और सिर्फ माउंटेन रीजन पर ही हम अचीव करते हैं या फिर हम एक नॉर्मल प्लेन एरिया में भी अचीव कर सकते हैं। पहले तो आप ये बताइए मुझे, हम माउंटेन एरिया पर ही इस चीज को, हिली एरिया पर ही हाइड्रो पावर को अचीव कर पाएंगे या फिर हम ये नॉर्मल लेवल पर भी अचीव कर सकते हैं, यस और नो, जल्दी से बताइए पहले।
सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास हिली रीजन्स होते हैं वहीं पर हाइड्रो पावर हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक प्लेन एरिया में भी हाइड्रो पावर बना सकते हैं। मैंने आपसे वर्ड यूज किया है बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनरली यही सोचा जाता है कि हमेशा जो जो हमारे पास हाइड्रो पावर होती है वो हिली रीजन्स पर ही प्रोड्यूस होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है आर्टिफिशियल डैम्स। तो आर्टिफिशियल डैम्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से बनते हैं कि रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल ग्रेडियंट ही काफी है, स्मॉल हाइट का ग्रेडियंट ही काफी है। तो अगर एक रिवर फ्लो कर रही है उसमें बस एक फ्लो एनर्जी है आपके पास, मतलब इसमें जो रिवर है रिवर में एक वेलोसिटी फंक्शन है, इसका मतलब रिवर में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। रिवर में काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, हम रिवर के मेन पाथ को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके, ठीक है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके हम उसी रिवर के वाटर को जिसमें वेलोसिटी थी वहां पर क्या करते हैं, उसी प्लेन एरिया में हम एक डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो पर्टिकुलर डैम होता है, इस डैम से इस साइड हम वाटर को स्टोर कर देते हैं, इस डैम से हम इस साइड वाटर को स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास यहां हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया, हमने इस पर जो डैम वाटर अपनी वेलोसिटी के साथ जो आ रहा है, क्योंकि रिवर में वेलोसिटी है, रिवर में हेड नहीं है, रिवर में आपके पास हेड की कमी है, बट रिवर में काइनेटिक एनर्जी अच्छी है। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, हेड मतलब प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम डैम बनाते हैं और डैम बनाने के बाद क्या होता है कि वहां पर वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं। तो जब वाटर स्टोर होता है तो एक हाइट आ जाती है, बट इस वाटर जो स्टोर हुआ है, भले से ही ये वाटर स्टोर इतने रीजन पर ही हुआ है, डैम के सामने ये वाटर स्टोर हो गया यहां पर मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर डैम हमारे पास इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डैम हमारे पास इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वाटर यहां पर इस तरह, ये वाला जो वाटर है, वाटर का लेवल यहां तक स्टोर हो गया, ऐसे हम कहते हैं कि वाटर का लेवल यहां पर ये स्टोर हो गया। तो ये जो वाटर का लेवल हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें वेलोसिटी का जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है इसमें, यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से जो हम पावर प्लांट है, जिसे हम कह देते हैं कि आर्टिफिशियल डैम से, ठीक है, जो हमारी टरबाइंस होती हैं वो आर्टिफिशियल डैम्स में जनरली हम यूज करते हैं फ्रांसिस एंड कैप्लन टरबाइन, ठीक है। ऐसा क्यों, मैंने अभी आपको दो चीजें बताई, एक तो बताया जो नेचुरल डैम होते हैं उनमें जनरली हम यूज करते हैं इंपल्स टरबाइन, जबकि आर्टिफिशियल में जनरली हम यूज करते हैं फ्रांसिस एंड कैप्लन। तो यहां पर हुआ क्या, आर्टिफिशियल में क्या हुआ, आर्टिफिशियल में हमें लो हेड मिला, ये जो हेड है हमारे पास वो लो हेड है, ठीक है, जो ये हेड है हमारे पास वो लो हेड है, जबकि जो हमारे पास पर्टिकुलर ये नेचुरल टरबाइन थी, उस नेचुरल डैम के लिए हमें जो जेड मिल रहा था वो काफी ज्यादा था, नेचुरल के लिए हमारे पास जो जेड मिल रहा था वो काफी ज्यादा था, जबकि इसके लिए जो जेड मिल रहा है वो काफी कम है। बट ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो यहां पर ज्यादा थी, जबकि काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या थी, कम थी। नेचुरल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 के बराबर। तो आपको भी दो चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसको विजुलाइज कीजिएगा धीरे धीरे और फिर हम इन चीजों पर बातें करते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। बट फिलहाल अभी ये सोचिएगा इसमें कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल डैम होते हैं और जो हमारे पास नेचुरल डैम होते हैं, तो उस नेचुरल डैम में हमारे पास हाइट पहले से ही हमें मिली होती है, ठीक है, जबकि आर्टिफिशियल डैम में हम क्या करते हैं, रिवर की वेलोसिटी का यूज करके कहीं ना कहीं डैम में एज अ स्टोरेज, एज अ रिजर्वोयर, वहां पर उसे वाटर को स्टोर किया जाता है और उसके हिसाब से हमें हेड तो कम मिलता है, बट हमें डिस्चार्ज ज्यादा मिलता है। यहां से एक वर्ड यूज किया जाता है डिस्चार्ज। क्यों डिस्चार्ज ज्यादा, क्योंकि यहां वेलोसिटी ज्यादा थी। इस चीज को समझो जरा कि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा थी तो हमें एक पर्टिकुलर एरिया पर डिस्चार्ज ज्यादा मिल जाएगा, जबकि जो हमारे नेचुरल डैम होते हैं, नेचुरल डैम पर हमें हाई हेड मिलता है, बट वहां पर डिस्चार्ज की कमी होती है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी पर्टिकुलर होती है जो कि पहले से ही स्टोर है वहां पर, जबकि रिवर में वाटर क्या है, वाटर फ्लो किया जा रहा है,
किए जा रहे हैं। तो जो हमारे आर्टिफिशियल डैम होते हैं जिस पर हेड बहुत कम होता है, वहां पर हम फ्रांसिस एंड केपलर की बात करते हैं। तो केपलर एंड फ्रांसिस की बात हम आगे करेंगे, पहले हम इंपल्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल डैम की तरह हम इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल में भी इंपल्स टरबाइन यूज की जा सकती है, बट कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल हम फिर एक हाई हेड पर स्टोर करेंगे। तो हाई हेड पर अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाई हेड पर नेचुरल डैम ही होते हैं, ठीक है, नेचुरल डैम ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई सिंपल सी बात है, आपने एक मूवी देखी होगी है ना, स्वदेश देखी थी, ठीक है, स्वदेश मूवी में आपको ये चीज दिखी भी होगी, ठीक है भाई, ऑब्वियस है, इंजीनियर हो यार, इतना तो क्लियर है कि आप मूवीज देखते हो। स्वदेश इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन देखा होगा कि जो हम एक पर्टिकुलर ऊपर पानी रहता है उसको हम लेके आ रहे हैं नीचे, ठीक है। तो कहां से लेके आते हैं, उसके लिए हमें वाटर वेज चाहिए होते हैं, और वाटर वेज में हमारे अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो उसी में हमारे पास एक टाइप होता है पैन स्टॉक, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, अब पहले इस फिगर को देख लेते हैं कि ये जो आपके पास, ठीक है, बिल्कुल लविज, हम जो डैम है वो वहां पर हम प्लेन एरिया में भी बना सकते हैं, बट वहां पर रिवर की वेलोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रेडियंट ही नहीं है, रिवर की वेलोसिटी नहीं है, ऑब्वियस है रिवर वेलोसिटी फ्लो करती हुई ही आती है, ठीक है। तो हम उस चीज को वहां पर प्लेन एरिया में भी ले सकते हैं, बट ऐसी एरिया, उसके एरिया के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं, रिजर्वायर कहां पर कंस्ट्रक्ट करना होता है। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी मुंह उठाया और चल दिए रिजर्वायर बनाने, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। उसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्वायर बनता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्वायर बनता है, ठीक है। जो डैम होते हैं वो अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को देखते हुए बनते हैं, ठीक है, कि उस रिजर्वायर का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा बनाने से, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फिगर की। तो यहाँ पर जो रिजर्वोयर है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एक रिजर्वोयर है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो डैम है, यहाँ पर ये जो डैम है, इस आर्टिफिशियल डैम के बेसिस पर यहाँ जो ये लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन बेसिकली हमारे पास, ये लाइन बेसिकली हमारे पास पैन स्टोक का काम कर रही है, ठीक है, जहां से वाटर रिजर्वोयर के थ्रू इस टरबाइन की तरफ आ रहा है। तो यहां पर आप एनर्जी का देखिएगा, यहां पर एनर्जी किस तरह की है। यहां पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ये एनर्जी मेरे पास, ये एनर्जी मेरे पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को दिखाएगी। यहां पर क्या है, यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास। इस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन, ठीक है। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी मेरी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है, यहां पर ये दिख रहा होगा आपको। उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, यहां इस टरबाइन के थ्रू, टरबाइन के थ्रू रोटर में। मतलब रोटर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर रोटर के हिसाब से बात करूं तो रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं तो एक तरह से यहां पर रनर को घुमाने के लिए एनर्जी जो यूज की जाती है, मैंने बार बार बताया आपको, वो हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिकल फॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कहां पर, टरबाइन पर, टरबाइन पर मैकेनिकल एनर्जी में। टरबाइन से फिर जब ये शाफ्ट घूमने लगती हैं तो ये यहां पर जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा है पावर हाउस। तो पावर हाउस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फिर कहां ट्रांसमिट कर देंगे, पावर हाउस से ट्रांसमिट कर देंगे पावर ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर हमारे पास यहां पर चार फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है हमारा एक ओवरव्यू ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। अभी मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं बताई हैं, अभी धीरे धीरे हम चल रहे हैं उधर, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक ये फिगर जो है, अब इसके बाद ये फिगर देखिएगा, इसके बाद ये फिगर देखिएगा जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है। इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा, बेसिकली यहां पर हमने देख लिया, इसे समझ लिया अच्छे से, ठीक है। आर्टिफिशियल डैम एंड नेचुरल डैम को हमने समझ लिया है, ठीक है। अब जरा इसके बारे में देखिएगा, ये जो आपके पास फिगर है, यहां पर ये जो फिगर है, यहां से थोड़ा सा और क्लियर होगा। रिजर्वोयर है, कहां पर है, काफी हाइट पर है, ठीक है, रिजर्वोयर कहां पर है, काफी हाइट पर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। डैम यहां पर हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इस डैम से हमने रिजर्वोयर के वाटर को यहां पर स्टोर किया हुआ है। उसके बाद यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर टनल है, टनल के बाद ये जो आपके पास पाइप लगा हुआ है, ये पैन स्टोक है, ठीक है। ये पैन स्टोक धीरे धीरे यहां पर जा रहा है, किसमें, पावर हाउस में। पावर हाउस में क्या होगी, टरबाइन होगी यहां पर,
ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, टरबाइन होगी। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक रिवर दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें फिर जो वाटर यहाँ पर इस पेन स्ट्रोक से होता हुआ वाटर जा रहा है, इस पेन स्ट्रोक से होता हुआ वाटर जा रहा है, वो टरबाइन को घुमा रहा है, और उसके बाद उस वाटर का क्या हो रहा है, अगर वो टरबाइन को घुमा रहा है तो उसके बाद वाटर का हो क्या रहा है, वाटर फिर टेल रेस में, इसे हम बोलते हैं टेल रेस, तो इस टेल रेस के थ्रू वाटर फिर से रिवर में चला जाता है, ठीक है। मतलब वाटर जो है टरबाइन से, टरबाइन को घुमाने के बाद जो उसकी एनर्जी में लॉस हुआ है, उसके साथ ही फिर हमारे पास ये जो वाटर है वो इस रिवर में मिलके फिर टेल रेस के थ्रू ये आगे चला जाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टेल रेस। यहाँ पर जो रिजर्वायर का अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं हेड रेस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हेड रेस, ठीक है। और नीचे वाले को हम बोलते हैं टेल रेस, जहां पर वाटर नीचे यहाँ पर जा रहा है, जो ये वाटर रिवर लेवल बना हुआ है, इस रिवर लेवल पर हमारा टेल रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का जो काम किया जाता है वो यूज होता है हमारा वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए। यहाँ पर वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए, ठीक है, वाटर हैमरिंग को अवॉइड करने के लिए हम सर्ज टैंक का यूज करते हैं। ये सर्ज टैंक जो होता है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। उसके बाद वाल्व हाउस होते हैं। वाल्व हाउस में अगर हम बात करें तो जितना हमें पर्टिकुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है या जितना डिस्चार्ज देना है, बेसिकली अगर हम बात करें डिस्चार्ज से, तो जितना डिस्चार्ज देना है उसके बेसिस पर हम वाल्व हाउस में कंट्रोल वाल्व्स लगी होती हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल वाल्व मैकेनिज्म होता है। तो इस कंट्रोल वाल्व की हेल्प से हम जितना डिस्चार्ज हमें चाहिए हम उसके हिसाब से मैकेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, उम्मीद है आपको इससे थोड़ा एक फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन पर फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए चीज थोड़ी समझ में आ रही है या नहीं, कि कहां पर वाटर है, वाटर के थ्रू हमारे पास यहाँ पर एक प्रेशर टनल है, उस प्रेशर टनल के बाद यहाँ पेन स्ट्रोक है, और ये जो पेन स्ट्रोक होता है उसका डाया बहुत ही कम नहीं होता, मतलब ये काफी लार्ज डाया के होते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हम ऐसे नहीं है कि मतलब ये जैसे इंसानों के डाया के बराबर है, मतलब इसमें भी इंसान भी आर पार हो जाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े डाया के पेन स्ट्रोक बनते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए यहां तक ये समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आया? ये जो स्क्रीन पर आपको फिगर दिख रहा है ये बिल्कुल क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब इंडिविजुअल आगे बात कर लेते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां से थोड़ा सा आपको व्यू क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, यहां से आपको व्यू क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। कोई नहीं लवी जी, एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर, हाँ ठीक, गुड, यहाँ पर मैंने आपको नोट्स इसमें ही थोड़ा प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। आपको उसकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही मैं मेहनत किए हुए हूँ, बस आपको मेरे साथ रहना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये आपके नोट्स प्रिपेयर है पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नोट्स को, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टोरेज रिजर्वोयर हमारे पास नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डैम्स की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद डैम्स एंड इट्स कंट्रोल वर्क लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, ये चीज दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां पर, ठीक। ठीक है, जो मैंने पांचों चीजों की बात की है वो यहां पर है। असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या क्या हो गए, क्या क्या हो गए? एक तो रिजर्वोयर जो कि हमारे पास नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जिसे हम डैम भी बोल सकते हैं, तो डैम हो गया, वाटरवेज हो गए, ठीक है, जैसे कि पेन स्ट्रोक वगैरह, टरबाइन हो गई, और साथ ही फिर पावर हाउस। पावर हाउस की अगर हम बात करें तो पावर हाउस में हमें देखना होगा कि जो हमारे पास पावर जनरेटिंग यूनिट होती है, जैसे जनरेटर प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। यहाँ पर अब डिफरेंट टाइप ऑफ हेड, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हेड। अगर मैं पहले बात करता हूँ तो टेल रेस जैसे हमने बात की, यहाँ पर देखिए इस फिगर में जैसे हमने बात की, तो ये जो है एक हेड रेस है और ये एक टेल रेस है। तो इसके लिए एक टोटल फिगर की अगर मैं बात करता हूँ, एक टोटल फिगर की बात करता हूँ, तो ये जो आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलर इस हेड रेस से
इस यहाँ पर ये आपके पास हेड रेस है, ठीक है। इस हेड रेस से हमारे पास यहाँ पर ये वाटर मान लीजिए यहाँ से इस तरह से आउटफ्लो हो रहा है, ये मेरे पास पेनिस्टोक है। यहाँ से मान लीजिए हम टरबाइन पर इस तरह से इम्पिंज करा रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए वाटर को हम यहाँ पर इम्पिंज करा रहे हैं, फिर वाटर इस पर इम्पिंज होने के बाद यहाँ पर इस पोजीशन पर टेल रेस में आ जाता है। तो ये जो आपके पास हाइट है, समझिएगा इस चीज को, ये जो आपके पास हाइट है और ये जो आपके पास हेड रेस है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं हेड रेस पॉइंट। ये है हमारे पास हेड रेस और ये है हमारे पास टेल रेस। क्लियर? तो ये जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो हेड होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रोस हेड। क्लियर? इसे हम बोलते हैं ग्रोस हेड, ठीक है। जबकि हम बात अगर करें इसमें लॉसेस होंगे या नहीं, जल्दी से बताइए। आपने एफएम किया हुआ है, आपको आइडिया होगा। यहां पर अगर हम किसी भी एक वाटर पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराते हैं तो उसमें लॉसेस होते हैं या नहीं? कौन से वाले लॉसेस होते हैं? वो नाम बताइए जल्दी से, कौन से लॉसेस होते हैं वो? उसे हम क्या बोलेंगे? जो कि पेनिस्टोक से होके वाटर गुजर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल लॉसेस। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे। उन फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से एनर्जी में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी ना। तो वही जो एनर्जी में कमी आ रही है, उसी की वजह से हमारी जो टरबाइन पर आउटकम आ रहा है, वो टरबाइन पर आउटकम हमें इस ग्रोस हेड से ना मिलते हुए हमें किससे मिलेगा? हमें मिलेगा नेट हेड से। और ये जो नेट हेड होता है, ये नेट हेड जो होता है, यहां से देख लेते हैं। ये जो नेट हेड होता है आपका, जो ग्रोस हेड है उसमें से अगर मैं फ्रिक्शनल हेड को घटा दूं तो हमें क्या मिलता है? नेट हेड। क्लियर? हाँ, वेरी गुड लवी जी। फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोस हेड में से अगर फ्रिक्शनल हेड घटा दिया जाए, फ्रिक्शनल लॉसेस घटा दिया जाए, ठीक है, फ्रिक्शनल लॉसेस घटा दिए जाएं, तो हमें मिलेगा नेट हेड। और ये जो नेट हेड होगा, यही हमारी टरबाइन को मूव कराने के काम में आएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ से? तो दोनों चीजें यहाँ से क्लियर हैं, ग्रोस हेड भी एंड नेट हेड भी, ठीक है। तो इन चीजों की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई है। ग्रोस हेड, ठीक है, ग्रोस हेड हमारे पास हेड रेस लेवल से टेल रेस लेवल तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक, ओके, ठीक है। हेड रेस लेवल से टेल रेस लेवल तक का एरिया, ठीक। और साथ ही हम बात करें नेट हेड, तो नेट हेड हमारे पास क्या है? इट इज द हेड ऑन विच द टरबाइन इज वर्किंग, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन लॉसेस हमारे कम हो चुके हैं। वाटर के पास जितनी एनर्जी थी, उसने फ्रिक्शन लॉसेस में भी अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर दिया है। तो फ्रिक्शन लॉसेस जो हो गए हैं, उसको अगर हम साइड कर दें तो हमारे पास कितनी एनर्जी बचेगी? उसी के हिसाब से हमारे पास इफिशिएंसी आएगी टरबाइन की, मतलब टरबाइन कितना ज्यादा वर्क कर पा रही है एक पर्टिकुलर वाटर पावर से, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में। एक होती है हमारे पास इंपल्स टरबाइन, एक होती है इंपल्स टाइप से टरबाइन, और एक होती है हमारे पास ठीक, एक होता है हमारे पास इंपल्स टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन में अगर हम बात करें तो इंपल्स टरबाइन में हमारे पास पर्टिकुलर टाइप होता है पेल्टन टरबाइन। second one is turbo turbine, and then is क्रॉस फ्लो टरबाइन। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं नोट्स जो हैं वो यहाँ से आप बना लीजिएगा। जहाँ जहाँ के नोट्स आपको जरूरत होगी वहाँ के आप लिखते रहिएगा, ठीक है। इंपल्स टरबाइन में पेल्टन टरबाइन, टर्बो टरबाइन एंड क्रॉस फ्लो टरबाइन। साथ ही अगर मैं रिएक्शन टरबाइन की बात करूं तो रिएक्शन टरबाइन में हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन, देन इधर लिख रहे हैं प्रोपेलर टरबाइन एंड डेरियस टरबाइन, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रांसिस एंड प्रोपेलर एंड डेरियस है, तो प्रोपेलर के भी हमारे पास पर्टिकुलर टाइप हो जाते हैं। प्रोपेलर को अगर हम बात करें तो फिक्स्ड ब्लेड बोल देते हैं, फिक्स्ड ब्लेड,
ठीक है। साथ ही हम बात कर लेते फिक्स्ड ब्लेड के साथ कैप प्लान, ट्यूबुलर एंड one is okay and one is over, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टाइप होते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये डेरियज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सभी को टाइप क्लियर हो रहा होगा। एक है इम्पल्स टरबाइन, एक है रिएक्शन टरबाइन, इनके ये नाम है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टरबाइन है, सिर्फ और सिर्फ पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लान टरबाइन। हमें सिर्फ और सिर्फ इनको स्टडी करना है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ इन 3 टरबाइंस को अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो ये 3 टरबाइन हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी पहले आपको ये पता होना चाहिए इम्पल्स टरबाइन क्या है, रिएक्शन टरबाइन क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए इम्पल्स टरबाइन क्या है और रिएक्शन टरबाइन क्या है। तो इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन को जानने के लिए हम चलते हैं अपने जो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट में हमने एक चीज देखी थी कि जब हमने ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो जब हमने बात की थी यहाँ पर, हाँ देखिएगा यहाँ पर जो हमने बात कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर ये जो आपके पास पर्टिकुलर फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो अभी तक जो मैंने आपसे बताया था वो कहीं ना कहीं हम इसकी स्टडी किए हुए हैं, इस चीज की हमने स्टडी की हुई है। क्या कि अगर मान लीजिए ये जो है ये u या u1 या u2 वेलोसिटी से जा रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा आप चैप्टर 1 को इससे रिलेट कैसे करोगे। उस चैप्टर 1 में हमने क्या चीजें पढ़ी थी जिससे कि आगे के जो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल हैं वो क्रिएट होते हैं, वो बनते हैं। तो उसके चैप्टर को देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी तो ये स्ट्रेट लाइन में ही हमने माना था, ये u1 से जा रहा था, ये जो u2 से जा रहा था, तो यहाँ पर ये भी u1 था और ये भी u2 था। इसका मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स जो थे इस ब्लेड के, वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे थे। क्लियर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे इसकी कहानी को देखिएगा, तो यहाँ पर हमने पहले बात कर चुके हैं कि इस पर जो हमारे पास V1 से हम एक इम्पिंज कराते थे आपके पास मास को, ठीक है, मास फ्लो रेट के हिसाब से। तो V1 से जब ये इम्पिंज होता था तो इसमें याद होगा आपको कि हमारे पास एक VR1 के हिसाब से, एक VF1 के हिसाब से, ऐसे ही एक हमारे पास VW1 के हिसाब से ये वेलोसिटी ट्राइंगल आया करता था। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास एक वेलोसिटी ट्राइंगल आया करता था, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक वेलोसिटी ट्राइंगल आया करता था। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास VR2 था, यहाँ पर ये था हमारे पास V2 एंड ये था हमारे पास VF, और साथ ही यहाँ पर जो था ये था हमारे पास U2 एंड दिस इज था UW2, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास एक फिगर बन के आया था, आपने पढ़ा था ये अच्छे से। अब इस कंडीशन में हुआ क्या था, आपने इसमें एक इफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला भी डिराइव किया था, याद होगा आपको, ठीक है, कि अगर ये मूविंग ब्लेड है, ये मूविंग ब्लेड है, तो इस पर हमारे पास कितना जो हमारे पास रनर पावर है जिसके हमने बात की थी F.x इंटू यू के हिसाब से। तो हमारे पास F.x इंटू यू, हमारे पास Fx इंटू यू जो आया था उसकी वैल्यू आई थी यहाँ से m.VW1 प्लस VW2 इंटू में U, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला डेरिवेशन याद होगा, ठीक है। अब इसी डेरिवेशन को हमें थोड़ा आगे लेके चलना है। मैंने इतना रिकैप्चुलेशन इसलिए किया जिससे कि आपको वो चैप्टर का ये जो मीनिंग है वो समझ में आ जाए कि अब हम एक्चुअल फीलिंग पर चलने वाले हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर नहीं चलने वाले। एनालिसिस इन द सेंस, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास टरबाइन का ब्लेड है जो कि मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ, ठीक है। तो इससे कोई भी आप टरबाइन तो नहीं चला रहे ना, सिर्फ और सिर्फ ब्लेड को मूव करा रहे हो, इस ब्लेड को मूव करा रहे हो, ठीक है। बट एक्चुअल में मैंने जब वहां पर आपको टरबाइन में जो आपके पास पावर आने वाली बात थी वो मैंने किस सेंस में की थी, आपको याद होगा, मैंने आपको एक डेरिवेशन इस सेंस में कराया था
कि यहाँ पर अगर एक रनर है और उस रनर पर ये फ्लैट प्लेट्स लगी हुई हैं, तो इस फ्लैट प्लेट्स पर अगर मैं एक इम्पिंजमेंट कराता हूं तो ये अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ में एम डॉट की वैल्यू रो ए इंटू वी1 के साथ में यहाँ पर इम्पिंज होता है और रनर पावर क्रिएट होती है कितनी, एम डॉट इंटू वी1 माइनस यू1 इंटू यू। ठीक है, तो आपको ये चीज याद होगी, ठीक है, जो मैंने आपको यहां पर समझाया था। ये जो आपके पास पर्टिकुलर थिंग थी और ये जो आपके पास इंडिविजुअल जो आपके पास ये वाला जो पार्ट था, इस पर्टिकुलर के लिए हमने इसकी बात की थी कि एक फ्लैट प्लेट है तो फ्लैट प्लेट को किस तरह से रोटेशन दिया जा रहा है। तो अब आपको यहां से समझना है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी उसमें हमने फ्लैट प्लेट को रोटेट कराया था, बट अब अगर मैं बात करता हूं एक कर्व्ड प्लेट की, मैं बात करता हूं एक कर्व्ड प्लेट की, तो कर्व्ड प्लेट किस तरह से रोटेट होगी। कर्व्ड प्लेट का जो रोटेशन है वो मान लीजिए ये जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये जो आपको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये एक तरह से हमारे पास इस तरह की शेप है, ये हमारे पास एक तरह से इस तरह की शेप है, किसकी, ये ध्यान दीजिएगा। ये रोटर अब ऐसा है कुछ, ये रोटर अब कुछ इस तरह का है, तो इसमें जो हमारे पास प्लेट्स है ना वो ऐसी लगी हुई है। ये है हमारे पास कर्व्ड वेन, ये है हमारे पास कर्व्ड वेन। अब इस कर्व्ड वेन को, इसको हम बोलते हैं रेडियल फ्लो। इसमें हम जो फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं रेडियल फ्लो। तो यहां पर जो हमारे पास रेडियल फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब हमारे पास टेंजेंशियल नहीं, यहां पर अगर हमारे पास इस तरह से फ्लो होगा तो इसे हम बोलेंगे रेडियल फ्लो, जब ये इस तरह का फिगर बन के आएगा। जरा समझिएगा इस चीज को मैं अभी इंपल्स में क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोलिक टरबाइन में दो चीजों में डिफरेंस क्या होता है। इंपल्स टरबाइन होती क्या है, रिएक्शन टरबाइन होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। डायरेक्टली आप उनके फोटो पे चले जाते हो तो कहीं ना कहीं एक तरह से रटना हो गया, हमें रटना नहीं है चीजों को, ठीक है, अच्छे समझना है, फिजिकली समझना है कि बेसिकली इन चीजों पर हमारे पास ये रेडियल फ्लो हम क्यों बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो समझिएगा इस चीज को कि अभी मैंने एक डेरिवेशन करना है। इस डेरिवेशन में क्या होगा कि हम यहां पर एक ब्लेड की बात कर रहे हैं, एक ब्लेड की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर ब्लेड के लिए मैंने ये वाला सेक्शन काट लिया इतना, तो इस सेक्शन को मैंने यहां पर दिखाया, ठीक है, इस सेक्शन को मैंने यहां पर दिखाया, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना हमने यहां तक बातें की हैं वो बातें कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर 1 से रिलेट कर रही हैं। तो मैं अब ये चैप्टर 1 की चीजों को रफ कर रहा हूं, ठीक है। समझिएगा इस चीज को कि मैंने इस चीज को यहां पर रिलेट क्यों किया, क्योंकि यहां पर अभी मुझे एक जो आपके पास वैल्यू है, उस वैल्यू को, उस ब्लेड को, उस वेन को मुझे कहीं ना कहीं क्या करना है, बेसिकली, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं यहां पर क्या करना है, बेसिकली रोटेट कराना है, आगे लेके चलना है, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या है कि ये जो आपके पास वेन थी, जो यहां हमारे पास वेन थी, वो वेन अब क्या होगी, रोटेट होगी। तो यहां पर ये क्या है, ये ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू किसी पर्टिकुलर सेंटर से। तो सेंटर से मान लीजिए यहां तक की रेडियस है R2 और यहां से यहां तक की रेडियस है, टोटल रेडियस है इस सेंटर से टोटल रेडियस है हमारी बाहर वाले इस वेन के आउटर पार्ट की, वो है R2, ठीक है, तो सॉरी R1, ठीक है। तो R1 इसके लिए हो गई रेडियस, कहां, सेंटर से यहां तक की दूरी, और यहां से हो गई R2 इस वाले पॉइंट की, यहां से यहां तक की दूरी, क्लियर, ये हो गया R2। तो अब जरा सोचिएगा कि अगर यहां पर एंगुलर रोटेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एंगुलर रोटेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है आपको कि एंगुलर दिख रहा है, जो आपका वेलोसिटी है वो किस सेंस में आ रही है, एंगुलर, ठीक है। मतलब यहां पर क्या दिख रहा है, रोटेशनल इफेक्ट दिख रहा है, यहां पर आपको रोटेशनल इफेक्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई वेन है और वो वेन हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, एंगुलर है, एक रोटेशन है यहां पर, ठीक है। तो इस रोटेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो पावर ट्रांसमिशन या वर्क डन पर सेकेंड की अगर बात करें तो रोटेशन में क्या होता है, जैसे हम वर्क डन पर सेकेंड इसकी बात करते थे, किसकी, fx की, तो fx के हिसाब से हमने एक डेरिवेशन किया था fx इंटू यू, ये हमारे लिए वर्क डन पर सेकेंड था, याद है ये चीज, ये हमारे लिए वर्क डन पर सेकेंड था, fx इंटू यू। ऐसे ही अगर मैं वर्क डन पर सेकेंड रोटेशन में निकालूंगा तो fx बेसिकली क्या हो जाता है वहां पर, टॉर्क, ठीक है, और हमारे पास जो u हो जाता है वो क्या हो जाता है, बेसिकली ओमेगा। तो यहां पर हम इसको भी वर्क डन पर सेकंड को पावर ही तो बोलते थे, और आपने पावर की जो दूसरी फॉर्मूला पढ़ा है वो ये भी पढ़ा है, T इंटू ओमेगा। तो रोटेशन में जो हमारे पास पावर है वो क्या आती है, T इंटू ओमेगा, जबकि ट्रांसलेशन में हमारे पास पावर क्या आती थी, fx इंटू यू, ठीक है। ये इंपैक्ट ऑफ जेट में हमने अच्छे से समझा हुआ है, पावर fx इंटू यू कैसे आया था, ठीक है। तो यहां से हमें बेसिकली किसको निकालना होगा, T इंटू ओमेगा को। तो पहले हमें T निकालना होगा। अब जैसे आपने fx निकाला था, याद है आपको fx क्या था, fx था
इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन ऐसे हमने लिखा था, याद होगा, माइनस फाइनल मोमेंटम, ठीक है, पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, ये चीज हमने लिखी थी। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, इनिशियली कौन सा वाला मोमेंटम था, ये इनिशियल था लीनियर मोमेंटम, अगर हम बात करें तो ये था लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये था लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ओके लवी जी, देखिएगा ये जो आपके पास R1 एंड R2 है ना, ठीक है, R1 एंड R2, मैं एक सेपरेट फिगर की बात कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर ये बेसिकली जो मैं डिराइव कर रहा हूं वो हमेशा रेडियल फ्लो के लिए किस तरह से हो रहा है उस चीज को हमें समझना है वहां पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्व वेन के लिए हो रहा है जो कि वेलोसिटी मूव कर रही है, ठीक है। अभी फिलहाल आप R1 R2 यहां से देख सकते हैं कि ये आपके लिए R1 है और ये आपके लिए R2 है। उम्मीद है यहां से समझ में आ रहा होगा। लवी जी क्लियर है तो बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, fx की जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, t के लिए। अभी तो हमने fx को रिकैप्चुलेट किया, अब चलते हैं हम t पर। तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने पुरानी वाली चीजों को तो अब रफ कर दिया, ठीक है, ये चीज आपको पहले से ही समझ में आ रखी थी, बस इन चीजों को रिकैप्चुलेट इसलिए किया जिससे कि इसमें अब दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, पावर के लिए, पावर के लिए हमें क्या निकालना होगा, पावर के लिए हमें निकालना होगा t इंटू ओमेगा। अब t क्या है, t क्या है, जो t है वो क्या होगा, इनिशियल, t क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इस चीज को समझिएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड माइनस फाइनल मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है। तो t हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड माइनस फाइनल एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड, और इस t के साथ मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, ओमेगा का, तो हमारी आ जाएगी पावर। क्लियर, तो अब चलते हैं t की वैल्यू निकालते हैं। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब आपको एक चीज याद होगी, अब आपको एक चीज याद होगी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये बेसिकली होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंट को बात करें तो ये होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो यहां से जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम था, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो लीनियर मोमेंटम था हमारे पास m डॉट इंटू वी डब्ल्यू वन, किसमें, इनिशियल में, ठीक है, VW1, और ऐसे ही हमारे पास m डॉट इंटू VW2 था, किसमें, फाइनल में, कौन सा वाला, कौन सा वाला, लीनियर मोमेंटम, कौन सा वाला था ये, लीनियर मोमेंटम। ये चीज आपने पढ़ी थी, ठीक है, ये चीज पहले से आपको क्लियर है, ठीक है। जो हमारे पास m डॉट V1 था वो था हमारे पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम, m डॉट V2 था, VW2 था इनिशियल फाइनल लीनियर मोमेंटम। आपको याद है ना, जो हमारे पास V1 था उसका V1 का जो ये वाला पार्ट था इसे हमने क्या बोला था, VW1, और इसे हमने ये वाले पार्ट को क्या बोला था, VW2, ठीक है, इस डायरेक्शन में VW2, ठीक है, VW2। तो ये VW1 का जो x डायरेक्शन में रोटेशन में आ रहा था उसकी वैल्यू थी VW1, तो VW1 की मल्टीप्लाई कर दी m डॉट से, VW2 की मल्टीप्लाई कर दी m डॉट से, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम हो गया ये m डॉट VW1 इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया। बट हमें क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से समझ में आ रहा है, इसे अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है, यहां पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसे अभी रफ कर रहा हूं, मैं अभी इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। अभी जरा समझिएगा इस चीज को कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे बात कर लूं अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू VW1 इंटू, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब मैं बात कर रहा था, जैसे अभी मैंने ये फिगर जो आपको यहां पर मैंने रफ किया, अभी ये जो आपके पास फिगर था इसमें ये जो आपके पास वेन है उससे यहां से सेंटर से डिस्टेंस थी R1, और ये जो डिस्टेंस, सॉरी ये थे R2 और ये थी R1, ठीक है, यहां से वाटर इन हो रहा था, तो जिधर से इन हो रहा था उसे मैंने R1 बोला। तो अब जरा सोचिएगा, जब हम VW1 की बात करेंगे तो VW1 का जो फैक्टर है इस कर्व प्लेट पर, इस कर्व प्लेट पर जो VW1 का फैक्टर है, ठीक है, वो VW1 का फैक्टर ऐसे ही तो आ रहा है ना, ऐसे ही तो आ रहा है, इस VW1 का जो फैक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो VW1 किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इस R1 के अकॉर्डिंग, इस R
वन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, VW1 इंटू एम डॉट इंटू में R1, ठीक है, माइनस फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो यहां से ये निकल के जा रहा है, ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, जैसा कि हम इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं VW2 के कोरस्पॉन्डिंग हमारा m डॉट VW2 क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारा m डॉट VW2 हुआ, जो कि यहां पर दिखेगा आपको जाता हुआ m डॉट VW2। तो m डॉट VW2 इंटू किसके साथ हो जाएगा, R2 के। तो जो लीनियर मोमेंटम है जो आउटलेट पर जो इस कर्व का आउटलेट यहां पर दिख रहा है, तो उस पर जो ये लीनियर मोमेंटम आपको दिख रहा है यहां पर VW2 के कोरस्पॉन्डिंग m डॉट, ठीक है, ठीक है, ऐसे जो m डॉट VW2 दिख रहा है उसके साथ हम मल्टीप्लाई किसके करेंगे, सेंटर से R2 की। भाई क्या होता है, अगर लीनियर मोमेंटम है उसे अगर एक पर्टिकुलर सेंटर से अगर एक लीनियर मोमेंटम जा रहा है m डॉट v का, तो उसे एक पर्टिकुलर सेंटर से अगर हमें उसका एंगुलर मोमेंटम बनाना होगा तो हम r से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई तो करेंगे, तब क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम m डॉट VW2 इंटू R2, ये क्या हो जाएगा, m डॉट VW2 इंटू R2। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, m डॉट VW2 इंटू R2, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर m डॉट को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, VW1, भाई जितना इन हो रहा है मास उतना ही आउट हो रहा है कर्व से, तो हम क्या करेंगे, m डॉट को कॉमन ले लिया, क्या बचा, VW1 इंटू R1 माइनस VW2 इंटू R2। हमें किसकी बात करनी होती है, हमें बात करनी होती है पावर प्रोडक्शन की। तो पावर प्रोडक्शन हमने क्या लिया था, पावर जो है वो हमारी क्या है, T इंटू ओमेगा, या फिर वर्क डन पर सेकेंड, इसे हम क्या लिखते हैं, वर्क डन पर सेकेंड। तो यहां से अगर हम देखें तो T इंटू ओमेगा को अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा m डॉट VW1 इंटू R1 माइनस VW2 इंटू R2 इंटू में ओमेगा। अब ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, m डॉट VW1 R1 ओमेगा माइनस VW2 सॉरी माइनस VW2 R2 ओमेगा, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं m डॉट VW1 इंटू R1 ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, R1 ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके लिए V है बेसिकली, यहां पर हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, U से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मैं इसे अलग कलर से दिखा देता हूं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, ये जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है, इस पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या है, u1, और इस पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, u2। तो हमारे पास u1 क्या आ जाएगी, r1 ओमेगा 1, ऐसे ही यहां पर u2 क्या आ जाएगी, r2 ओमेगा 2, ठीक है। तो ये u1 r1 ओमेगा 1 है, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों ही जो पॉइंट है वो ओमेगा से ही घूम रहे हैं, ठीक है, दोनों ही पॉइंट ओमेगा से घूम रहे हैं किसी एक सेंटर के अबाउट। तो यहां पर r1 ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, u1, ठीक है, R1 ओमेगा को U1, साथ में देखिएगा ये क्या है, ये वाला जो फैक्टर है वो माइनस के साथ था, एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दी है, ये माइनस के साथ था, आपको याद है ना, VW1 प्लस VW2। तो डायरेक्शन भी तो लेनी होती है, तो डायरेक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस चलेगा, तो साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर VW1 U1 प्लस VW2 एंड U2, VW2 एंड U2, ये हमारे लिए क्या आ गई, पावर आ गई है, ये हमारे लिए पावर आ गई m डॉट इंटू VW1 U1 प्लस VW2 U2, ठीक है। यहां से अभी ये चीज बताइए, क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। जो पावर रनर पावर आती है फॉर ए कर्व्ड वेन, ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर ए कर्व्ड वेन, ठीक है, फॉर ए कर्व्ड वेन, अगर मैं रनर पावर की बात कर रहा हूं, फॉर ए कर्व्ड वेन, अगर रनर पावर की बात कर रहा हूं, इस कर्व्ड वेन के लिए अगर मैं रनर पावर की बात कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो होती है ये VW1 एंड VW2 का भी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है, जबकि पहले u था कांस्टेंट, तो वो हमने u को बाहर निकाल लिया था, ठीक है। चलिए, हाँ लवी जी, VW1 एंड VW2 की डायरेक्शन अपोजिट है सर, तो इनके बीच में प्लस नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल प्लस आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके गुड, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस था तो इनके बीच में क्या हुआ, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है।
लवी जी वही बात हो जाती है, लैगिंग थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। मैंने पहले ही इस चीज को किया, बट हाँ बहुत अच्छा लगा आपने इस चीज को नोट किया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको समझ में आया कि जो पावर होती है रेडियल फ्लो में पावर की वैल्यू कैसे आती है, VW1 एंड U1 कैसे आता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर अभी हम इफिशियंसी की बात करेंगे, ठीक है, अभी हम इफिशियंसी की बात करेंगे, पहले हम इसके डेरिवेशन की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ इस जगह देख लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अभी हमने निकाला रनर पावर, इसे हम क्या बोल सकते हैं, रनर पावर, ठीक है, रनर पावर, ये हमने क्या निकाली, एम डॉट VW1 U1 प्लस VW2 U2, ठीक है। अभी जैसे ही हमने बात की थी, जैसे हमने अभी बात की थी कि जो हमारे पास ये पर्टिकुलर सॉरी, ध्यान से समझिएगा, ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, एक काम कर लेते हैं, उसी डायग्राम के थ्रू चलते हैं। देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया था, इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं इस जो डायग्राम का जो टोटल है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर यही बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक, ये V1 है, ये हमारे पास VR1 है, ये हमारे पास VF1 है, यहाँ से ये टोटल बैठेगा VW1, ठीक है, और ये बैठेगा यहाँ से यहाँ तक का ये U1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ की, ठीक है, बात करें अब यहाँ की, तो यहाँ पर आपको पता है ये होती है VR2, ये होता है V2 एंड ये होता है VF2, और यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन में होता है VW2। उम्मीद है अब आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। और जबकि इसकी डायरेक्शन ये वाली है U2, क्यों, क्योंकि U2 तो इधर की ओर जा रहा है ना, U2 तो इधर की ओर जा रहा है ना, तो U2 की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे इधर की ओर। समझते रहिएगा, अगर किसी को U2 में दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, अगर U2 में दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये U2 की डायरेक्शन है ऐसी। अब थोड़ा देखिएगा कि ये जो आपके पास डेरिवेशन आया है VW1 U1 प्लस VW2 U2, अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट पर सेकेंड, तो इसको हम जो m डॉट हम लेके चले हैं, यहाँ पर जो हम m डॉट लेके चले हैं, उस m डॉट YG से कहीं ना कहीं हमारे पास ये चीज़ किस तरह से आ जाएगी, VW2 Y, m डॉट इसके साथ था, ठीक है, नीचे हमने क्या किया, m डॉट G कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आया VW1 U1 प्लस VW2 U2, ठीक है, डिवाइडेड बाई में सिंगल एक G बचा, ठीक है। अब हमें क्या लेके चलना होगा, ध्यान से समझिएगा, जब हम फर्स्ट वाले ट्राइंगल को लेके चलें, तो देखिएगा यहाँ पर है एंगल अल्फा, अल्फा, यहाँ पर है थीटा, यहाँ पर है VR2 के बेसिस पर फाई, और यहाँ पर है बीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो पूछिएगा। यहाँ पर अगर मैं VW1 U1 की बात करूँ, VW1 के प्रोडक्ट की बात करूँ, तो मैं बेसिकली जो लेके चलने वाला हूँ वो बेसिकली मैं यहाँ पर लेके चलने वाला हूँ VR1। यहाँ पर अगर मैं कंडीशन को देख के चलता हूँ तो ये जो आपके पास V1 स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर V1 स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखिएगा VW1, तो VW1 हमारे पास है एट इनलेट, ठीक है। अगर मैं VW1 को देखूं तो VW1 क्या है मेरे पास,
Sorry for the technical glitch. Okay, please wait for a while. Please wait for a while. Okay. ओके, सो देखिएगा, हाँ VW1 की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो VW1 बेसिकली क्या है यहाँ पर, VW1 है U1 प्लस दिस डिस्टेंस, ठीक है, U1 प्लस दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको अगर मैं मान लीजिए x मान लेता हूँ, तो U1 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो x की वैल्यू VF1 में और VR1 में आपको दिख रही होगी, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि जो हम x की वैल्यू है वो ले सकते हैं U1 प्लस अंडर रूट ऑफ VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम VW1 की वैल्यू ले सकते हैं U1 प्लस अंडर रूट ऑफ VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर। सो एक काम करते हैं, VW1 माइनस U1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से आपने अगर इसका स्क्वायर किया तो फाइंड आउट होगा VW1 स्क्वायर, एक सेकेंड, ओके। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच यार, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। प्लीज़ कोऑपरेट फॉर द सेम।
ओके सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे VW1 स्क्वायर, अब मुझे लग रहा है अब ओके होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। VW1 स्क्वायर, ओके सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं VW1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 VW1 U1 इक्वल टू VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं VF1 को देखता हूँ तो ये VF1 में क्या लिख सकता हूँ, VF1 को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर VW1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस 2 VW1 इंटू U1 इक्वल टू VR1 स्क्वायर माइनस में VF1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ V1 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर माइनस में VW1 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ V1 स्क्वायर माइनस में VW1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, VF1 स्क्वायर प्लस VW1 स्क्वायर। सो यहाँ पर जो हमारे पास VW1 है वो कहाँ से कहाँ तक था, वो टोटल था यहाँ से यहाँ तक का VW1, ठीक है। तो यहाँ पर VF1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा V1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा VF1 स्क्वायर प्लस VW1 स्क्वायर। सो यहाँ से VF1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सभी प्लीज इस इक्वेशन को उतार लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये एक इक्वेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो दूसरा सेकंड ट्राइंगल से सेकंड या आउटलेट एग्जिट ट्राइंगल पर देखिएगा, तो एग्जिट ट्राइंगल पर क्या होगा, एग्जिट ट्राइंगल पर क्या होगा, इस चीज को देखिएगा। एग्जिट ट्राइंगल पर मैंने ये बनाया हुआ है क्या, VR2, यहाँ पर ये V2 और यहाँ पर ये VF2, यहाँ पर ये वाला फैक्टर था VW2 एंड ये फैक्टर था U2, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल था आपके पास फाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर V2 या फिर अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये बेसिकली मुझे क्या मिलने वाला है, ये जो VR2 है, VR2 का कोस फाई, VR2 का कोस फाई जो फैक्टर होगा, VR2 का कोस फाई जो फैक्टर होगा वो बेसिकली मुझे क्या देगा, U2 प्लस VW2, ठीक है। ये जो मुझे फैक्टर वैल्यू आएगी मेरे पास VR2 कोस फाई, वो आ जाएगा VW2 प्लस U2 VR2 कोस फाई की वैल्यू। इस VR2 कोस फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे लिए क्या है VR2 कोस फाई, ये मेरे लिए क्या है VR2 कोस फाई, क्लियर, कोस फाई VR2 कोस फाई, क्लियर। तो यहाँ से VR2 कोस फाई को मैं और क्या लिख सकता हूँ, VR2 कोस फाई को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर VF2, यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ मैं VR2 कोस फाई को अंडर रूट ऑफ, या VR2 देखिएगा यहाँ पर VR2 ये है, VR2 कोस फाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल वैल्यू हमारे पास ये जो आपके पास VF2 है, ध्यान से समझिएगा, VF2 VR2 का स्क्वायर माइनस VF2 का स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकता हूँ इसे। यहाँ पर ये टोटल VR2 थी, तो VR2 का स्क्वायर माइनस VF2 का स्क्वायर क्या देगा मुझे, VR2 कोस फाई देगा, बराबर U2 प्लस VW2, बराबर U2 प्लस VW2। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, U2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर प्लस 2U2 इंटू VW2 इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर। इस VF2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से VF2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर। तो VR2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से इसको फाइनल देखिएगा, ये बन जाएगा VR2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस में VW2 स्क्वायर, और यहाँ पर है U2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर प्लस 2U2 VW2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है VW2 से VW2 स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से 2U2 VW2 की वैल्यू निकालिए, कितनी आ जाएगी, VR2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस में U2 स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 2U2 इंटू VW2, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने यहाँ पर निकाला था, इस चीज को देखिएगा, जो मैंने यहाँ पर निकाला था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर निकाला था इसे देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे,
सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमारे पास V2, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास आया था V1 स्क्वायर VW1 स्क्वायर और VR1 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर प्लस में VW1 स्क्वायर। तो सो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा VW1 स्क्वायर यहाँ से हो जाएगी ये इक्वेशन VW1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस प्लस U1 स्क्वायर माइनस 2U1 VW1 बराबर, यहाँ से हो जाएगा VR1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, VR1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस VW1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से VW1 स्क्वायर से VW1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 2VU1 एंड VW1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2U1 एंड VW1 की वैल्यू आ जाएगी U1 स्क्वायर, इसे हमने इधर ही रखा पॉजिटिव, ठीक है, माइनस में हो जाएगा VR1 स्क्वायर, ठीक है, और ये जो आपके पास और बचेगा V1 स्क्वायर वो इधर जाके प्लस में, तो ये प्लस का V1 स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो आउटकम आ गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझो इन चीज़ों को। यहाँ पर हमारे पास दो आउटकम आए, दोनों आउटकम में क्या है 2U2 इंटू VW2 एंड 2U1 इंटू VW1। तो 2 को नीचे डिवाइड कर दो तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल जो आउटकम आएगा, ठीक है, आपके पास जो फाइनल आउटकम आएगा, एक सेकेंड, आपके पास जो फाइनल आउटकम आएगा, एक सेकेंड पिएगा बस, ठीक, आपके पास जो फाइनल आउटकम आएगा वो यहां से हम देख लेते हैं, फाइनल आउटकम। ठीक है, फाइनल आउटकम आ जाएगा आपके पास U1 VW1 इक्वल टू U1 VW1 इक्वल टू VR2 देखिएगा यहाँ से, सॉरी, चलिए हम इसे ही रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसे ही हम रफ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर VW1 एंड U1 की वैल्यू आ रही है V1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर Y2। ऐसे ही यहाँ पर U2 इंटू VW2 इक्वल टू U2 इंटू VW2 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा VR2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2। अब देखिएगा हमारे पास जो रनर पावर आई थी, रनर पावर जो आई थी वो क्या आई थी, U1 VW1 प्लस U2 VW2। सो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई G। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू है पर यूनिट मास, ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू है उसको देखिएगा, यहां से क्या हो जाएगा कि V, यहां से इसकी वैल्यू रखिएगा V1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पर सॉरी ये, हाँ ठीक है, VR1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस में VR2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2। इनको टोटल को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, कि एक बार V1 के टर्म्स को एक साथ लिखिएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2 प्लस
VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आया हमारे पास रनर पावर पर यूनिट वेट पर यूनिट सेकेंड। तो इससे आपको आउटकम समझना है। ठीक है, यहां से आपको आउटकम समझना है। ठीक है, यहां से आपको आउटकम समझना है, ध्यान से समझिएगा। जो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर है, जो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर है, उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हेड है, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हेड। और जो हमारे पास ये पार्ट है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, टोटल कहलाता है प्रेशर एनर्जी हेड। ठीक है, या स्टैटिक हेड इसे हम बोल देते हैं, स्टैटिक हेड। तो स्टैटिक हेड एंड काइनेटिक हेड, ये जो दो चीजें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इम्पल्स टरबाइन में U1 बराबर होता है U2, U1 बराबर होता है U2 एंड आइडियल केस में VR2 बराबर होता है VR1। सो आइडियल इम्पल्स टरबाइन के लिए हमारे पास जो प्रेशर हेड टर्म होता है, जो स्टैटिक हेड टर्म होता है, वो क्या हो जाता है, जीरो। और अगर स्टैटिक हेड टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है काइनेटिक हेड टर्म। तो इम्पल्स टरबाइन में हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक हेड टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे डेरिवेशन हमने किया रनर पावर अपॉन m डॉट जी, इससे डायरेक्टली आपको एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो एनालिसिस की है हमने, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इससे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर एनालिसिस की है। अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पेल्टन टरबाइन की तरफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझ में आया है कि जो हमारे पास रनर पावर है, ठीक है, अपॉन में m डॉट जी, उसकी वैल्यू आ गई है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g। तो कहीं ना कहीं हमारा वेलोसिटी हेड ही, जो हमारे पास काइनेटिक हेड है, वही एक तरह से इसमें काम कर रहा होता है पेल्टन टरबाइन में। तो पेल्टन टरबाइन का यहाँ एक सिमेटिक डायग्राम है, यहाँ पर ये हेड रेस है। ठीक है, यहाँ डैम है और डैम से पेनिस्टोक पर, यहाँ पर ये पेल्टन टरबाइन पर ये इम्पिंजमेंट हो रहा है। तो इस इम्पिंजमेंट को देखिएगा, मुझे फिजिकली जो आपको समझाना है, जो फिजिकली समझाना है उस चीज को समझिए। ठीक है, जो फिजिकली समझना है उस चीज को समझिए। ये जो हमने डेरिवेशन किया है, उस डेरिवेशन से हमने जो आउटकम निकाला है, उसके बारे में हम फिर फर्दर भी आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, पहले आप इम्पल्स टरबाइन के फिजिकल अपीयरेंस को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो इम्पल्स टरबाइन है, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस इम्पल्स टरबाइन भी बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस भी। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस कैसी होती है, इसको यहां से देखिए। पहले तो आपको यहां पर ये दिख रहा है कि नोजल के थ्रू यहां वाटर इंपिंज हो रहा है इसके ऊपर। ये क्या है मेरे पास, इसे हम बोलते हैं ब्लेड्स। तो ये ब्लेड्स जो यहां पर कहलाते हैं इम्पल्स टरबाइन के लिए, ये इम्पल्स टरबाइन के लिए ब्लेड्स ना कहला के ये कहलाते हैं बकेट्स। ये कहलाते हैं आपके बकेट्स या वेन्स। ठीक है, और ये बकेट्स होते हैं स्फेरिकल शेप के। कैसे, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये स्मार्ट क्लास का जो हमने ये पैटर्न लिया है, तो इस स्मार्ट क्लास से फायदा ये होने वाला है कि आपको डायरेक्टली चीजें समझ में आएंगी, आपको डायरेक्टली चीजें समझ में आएंगी। आपको इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं होगा क्योंकि आपको डायरेक्टली दिख रहा है वो। तो ध्यान से समझिएगा। पहले तो इंपल्स टरबाइन का मीनिंग क्या हुआ, व्हेन ए फोर्स, पहले तो इंपल्स फोर्स की बात करो कि जो इंपल्स वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। जब एक फोर्स पर्टिकुलर बहुत ही कम टाइम के लिए किसी एक ब्लेड पर या किसी एक प्लेट पर, किसी एक सरफेस पर इंपिंज होता है बहुत कम टाइम के लिए, तो वहां पर वो इंपल्स क्रिएट करता है। मान लीजिए अगर मैं ऐसे बात करता हूँ, ये फोर्स जो है वो इस पर ऐसे टकराता है, तो इसका मतलब इस पर इंपल्स क्रिएट हुआ। तो इंपल्स में क्या होता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का मेन मोटो होता है। इंपल्स का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का मेन मोटो है। यहां पर बात नहीं हो रही है हमारी प्रेशर एनर्जी की। ठीक है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही वो इंपल्स हुआ, जैसे ही वो इंपैक्ट किया मैंने इस पर, तो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मुझे यहां पर रोटेशन मिलेगा। वो रोटेशन किस तरह का मिलता है, यही वो फिनोमिना है जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि इंपल्स क्या होता है और इंपल्स में हमारी काइनेटिक एनर्जी ही काम आ रही होती है। जो हमारे हेड है जिसमें हमने पेन स्ट्रोक लगा हुआ है, तो पेन स्ट्रोक के थ्रू जो हमारे पास वाटर हमने अचीव किया है, एक हेड को अचीव किया है, उस हेड की हेल्प से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है एंड पर, और साथ में हमने नोजल भी लगाई हुई है। तो उस नोजल की वजह से काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा, जितनी भी प्रेशर एनर्जी हेड के कोरस्पोंडिंग थी पेन स्ट्रोक के अंदर, वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नोजल के बाद वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और वही काइनेटिक एनर्जी इंपैक्ट करती है किस पर, बकेट पर, किसके, इंपल्स टरबाइन के। तो इसी चीज को मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, यहां पर ये दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में देखिएगा कि ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास पार्ट है, इसे हम नोजल बोल रहे हैं। तो ये नोजल से वाटर जो है वो ऐसे जा रहा है और ये बकेट पर लग रहा है। अब इस बकेट की शेप को देखिएगा, हम जनरली 2D में बकेट की शेप ऐसी दिखा देते हैं, बट रियल में बकेट की शेप कैसी हो रही है, रियल में बकेट की शेप कुछ ऐसी दिखेगी।
रियल में बकेट की शेप कुछ ऐसी दिखेगी। इस बकेट की शेप को देखने के लिए पहले आप एक काम कीजिएगा, बकेट की शेप को देखने से पहले आप देखिए इनकी एक्सेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस पेल्टन टरबाइन। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस पेल्टन टरबाइन में अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस पेल्टन टरबाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सेस किस तरह से, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो है ये वर्टिकल प्लेन में है, इसका जो प्लेन है वो वर्टिकल है, तो एक्सेस कैसी होगी इसकी, इसका जो प्लेन है वो वर्टिकल है, तो एक्सेस कैसी होगी इसकी, एक्सेस होगी इसकी हॉरिजॉन्टल, एक्सेस होगी इसकी हॉरिजॉन्टल। क्लियर, एक्सेस यहां पर इसकी कैसी है, हॉरिजॉन्टल, इसकी एक्सेस है हॉरिजॉन्टल। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर देखिए पेल्टन व्हील कैसे आ रहा है, पेल्टन टरबाइन डैम की हेल्प से यहां पर पेनस्टोक के थ्रू वाटर आया और वाटर आने के बाद ये इस तरह से जा रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है वर्टिकल शाफ्ट है इसकी शाफ्ट कैसी है, वर्टिकल, तो वर्टिकल शाफ्ट है या उसे मैं कह सकता हूं वर्टिकल एक्सेस है। तो ये वर्टिकल शाफ्ट या वर्टिकल एक्सेस बना रही है, इसका मतलब यहां पर आपको ये जो प्लेन मिलेगा इस टरबाइन का, उस प्लेन टरबाइन का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ये जो प्लेन होगा इस टरबाइन का वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन टरबाइन है, जबकि एक्सेस किया वर्टिकल, तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल एक्सेस टरबाइन, जबकि इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सेस टरबाइन। अब इस केस में जो इसका मेन मोटो होता है नोजल का एंड स्पीयर मैकेनिज्म का, उसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन पेल्टन बकेट्स की, जो ये बकेट हैं टरबाइन पर लगे हुए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि ये बकेट्स किस तरह से दिखते हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। इससे पहले भी पेनस्टोक को देख लेते हैं। पेनस्टोक बेसिकली यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने, कि ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर इस तरह से दिखती है आपको। तो रियल आपको एक व्यू दिख पा रहा है यहाँ पर कि रियल व्यू कैसा है, ठीक है, पेनस्टोक्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे कितना बड़ा होता है पेनस्टोक का डाया, यहाँ से आपको विजुअलाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब पेनस्टोक की बात हुई, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये पेनस्टोक में क्या हो रहा है, इन पेनस्टोक में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास जो हेड रेस है, जो हमारे पास पोटेंशियल हेड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक हेड में। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक हेड में। और काइनेटिक हेड को और कंप्लीटली कन्वर्ट कर रहा है कौन, नोजल। तो अब जरा पहले नोजल से पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमने पेल्टन व्हील समझा है उस पेल्टन व्हील को भी हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो पेल्टन व्हील है, ये हमने चाहे तो हम इसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस बना सकते हैं, चाहे इसे वर्टिकल एक्सेस बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसकी पोजीशन कैसे ली है आपने, इस शाफ्ट की पोजीशन कैसे ली है। तो अगर ये मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन में ये कैसी कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सेस टरबाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बकेट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से समझो, ये बकेट ऐसे होते हैं, इसको मैंने अलग से यहाँ पर भी फिगर दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो बकेट होते हैं, इस पर यू की वेलोसिटी, जो यू है, ठीक है, जो हमने अभी डायग्राम में यू की बात की थी, इसमें u1 एंड u2 जो होगा वो कांस्टेंट बराबर होगा या नहीं होगा। जरा चेक करो इस चीज को, क्या कि अगर मैं यहाँ पर इस पेरीफेरी की बात करूं, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, तो ये जो पेरीफेरी है इसी पर तो वेलोसिटी आ रही है ना, यहाँ पर ये टकरा रही है। तो अब आप खुद सोचिएगा कि जब इस पर वाटर टकराता है तो ये वाटर ऐसे निकलेगा। इसको भी मैंने 3D में दिखाने की कोशिश की है, जरा आगे देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपके पास इंपिंजमेंट हो रहा है, ठीक है, ये देखिएगा इस वाले फिगर में देखिएगा, यहाँ पर ये जो इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये जो इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर वाटर कैसे जा रहा है, इसमें इस तरह से आ रहा है, वाटर ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिएगा कि जब हम इस कर्व बॉडी की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, ये जो ब्लेड है या ये जो वेन है वो ऐसी दिखेगी। तो इस वेन पर अगर हम एनालिसिस करें तो वेलोसिटी कैसे आ रही है, v1 ऐसे आ रही है, यहां से स्प्लिट होती हुई यहां पर ये जाएगी ऐसे, ठीक है, ये हो गया मेरा Vr2, ठीक है। ऐसे ही यहां से वाटर स्प्लिट होता हुआ कैसे जाएगा, ऐसे, ये हो गया मेरा Vr2, ठीक है, इधर वाले के लिए Vr2। तो अब जरा इसमें समझिएगा, ये सिमेट्रिकल है। तो अब मैं क्या ऐसे करूंगा, क्या इंपल्स टरबाइन की जो मीनिंग है उसे समझो। इंपल्स टरबाइन के लिए क्या मैं जो अभी स्टडी करी थी मैंने कर्व वेन की, तो कर्व वेन की स्टडी में मैं क्या ऐसे लूंगा कि ये सेंटर है, इस सेंटर के थ्रू ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये कैसे रोटेट कर रहा है। अगर इस सेंटर के थ्रू इसे रोटेट कराऊंगा तो मेरी ये जो आपके पास पेल्टन टरबाइन है, वो पेल्टन टरबाइन तो ऐसे मूव कर जाएगी ना, ऐसे करके। तो ये कोई मीनिंग थोड़ी हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो ये बकेट्स हैं, इस बकेट पर आके जो इंपिंज हो रहा है वाटर, वो जो वाटर इंपिंज हो रहा है वो इस तरह से निकल रहा है। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, सेम आर पर। समझो इस चीज को, हम ये जो स्टडी कर रहे हैं इसमें प्लेन जो ले रहे हैं वो प्लेन ये वाला ले रहे हैं,
प्लेन कौन सा ले रहे हैं, प्लेन ले रहे हैं हम ये वाला, समझ रहे हो, प्लेन ले रहे हैं ये वाला। तो इस प्लेन पर हमारे पास क्या होगा, आर क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर आर दोनों के लिए कांस्टेंट है, चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, सारे के सारे इस सेंटर से कहां पर होंगे, सेम आर पर, सेम आर पर होंगे ना। देखो ये जो आपके पास यहां पर, अब इस चीज को यहां देख लेते हैं, अब इस चीज को हम यहां देख लेते हैं। देखिए ये अगर मैं यहां से आर खींचता हूं तो मुझे आर कहां पर मिलता है, यहां। तो ये जो आपके पास ऐसे कर्व बन के आ रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट के लिए भी आर सेम होगा, इस पॉइंट के लिए भी आर सेम होगा, और इस पॉइंट के लिए भी आर सेम होगा। दिख रहा है। तो प्लेन कौन सा है इसमें, प्लेन है ये वाला, ठीक है। तो जैसे कि मुझे यहां पर दिख रहा है, प्लेन है ये वाला या ये वाला या ये वाला या फिर ये, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम। तो नोजल जहां लग रही होंगी वहां पर ये इंपिंजमेंट हो रहा होगा। तो इस प्लेन की स्टडी हो रही है इसमें। ये जो आपको कर्व बनाना है ना, वो जो कर्व बनेगा वो इस प्लेन के थ्रू बनेगा, क्रॉस सेक्शन कट करते हुए, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्लेन इस वर्टिकल एक्सिस का, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का प्लेन अगर वर्टिकल है, तो मुझे जो एंगल काटना है ना वो इस पर्टिकुलर प्लेन पर काटना है, ऐसे। तो यहां पर ये जो 3D फिगर बन के आता है, ठीक है, ये जो आपके पास इफेक्ट बन के आता है वो हो रहा है ऐसे कुछ, समझो। यहां पर ये निकल रहा है इस तरह से वाटर, ठीक है। यहां पर स्प्लिट होगा और यहां से वाटर ऐसे निकलेगा इधर की ओर और इधर की ओर। तो समझ रहे हैं ना कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमारा आर डिस्टेंस पर ही तो होगा, इसके सेंटर पर आर से ही तो होगा। इसका मतलब ये भी यू, ये भी यू, ये भी यू, ये सब के सब सेम u वेलोसिटी से जा रहे होंगे। तो इसीलिए यहां पर जो हमने अभी जो हमने एक चीज देखी थी, क्या चीज, कि हमारे पास v1 स्क्वायर, हमारे पास v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2 प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर बाई 2। ये जो आपके पास रनर पावर आई थी, यहां पर u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर तो कैंसिल हो गए। साथ ही अगर ये आइडियल है, आइडियल का मतलब अगर ये स्मूथ है, अगर ये स्मूथ सरफेस लिए हुए है, प्लीज वेट फॉर ए व्हाइल। ओके सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो हमारे पास ये पर्टिकुलर बकेट है, इस पर्टिकुलर बकेट में यहाँ पर हमने r की वैल्यू सेम देखी है। इसका मतलब u1, इसका मतलब u1 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो गए। अगर ये स्मूथ सरफेस है इसकी,
तो स्मूथ सरफेस के हिसाब से VR2 भी बराबर होगा VR1, VR2 बराबर होगा VR1, ये आपने चैप्टर 1 में देखा हुआ था। तो ये दोनों भी सेम हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा बचता है, काइनेटिक हेड, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक हेड बचता है। तो इसीलिए पेल्टन व्हील हमारा सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक हेड पर काम करता है। बट ये जो केस है ये हमारा स्मूथ सरफेस के लिए है, बट अगर रियल केस में तो स्मूथ सरफेस रहेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक फैक्टर आता है जिसकी बात करते हैं हम के से। के क्या हो जाता है, के हो जाता है VR2 डिवाइडेड बाई VR1, ठीक है। मतलब के जो है वो कहीं ना कहीं 1 से छोटा है। ऑब्वियस आपको दिख रहा है यहाँ पर VR2 कम होगी क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी में रिडक्शन होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी में रिडक्शन हुआ, तो ये मेरा एक तरह से फ्रिक्शन कोफिशिएंट है कि यहाँ पर VR2 डिवाइडेड बाई VR1 की वैल्यू हमें लेके चलनी पड़ती है इसके डेरिवेशन में, ठीक है। तो अभी हम इसके जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है पेल्टन टरबाइन की, उसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है, मीनिंग मंडे को करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल अपीयरेंस दिख रही होगी बकेट्स की। साथ ही अब इसके हम एक छोटे से डायग्राम को देख लेते हैं। इस छोटे से डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा होता है डिफ्लेक्टर। इस डिफ्लेक्टर की हेल्प से कहीं ना कहीं हम इसके जो नोजल से, ये आपके पास नोजल दिख रही है, इस नोजल में ये स्पीयर मैकेनिज्म लगी होती है, इसे हम बोलते हैं स्पीयर, ठीक है। तो ये स्पीयर मैकेनिज्म लगी होती है जो कि कहीं ना कहीं गवर्नर की हेल्प से ऑपरेट हो रही होती है, गवर्नर की हेल्प से ऑपरेट हो रही होती है, ठीक है। तो ये स्पीयर मैकेनिज्म के आगे यहाँ पर ये डिफ्लेक्टर लगा होता है जो कि इसकी रे को डिफ्लेक्ट करता है, एंगल सुटेबल एंगल देता है। बाकी एक यहाँ पर आपके पास बाईपास नोजल लगी होती है, जो कि बाईपास नोजल का काम क्या होता है, अगर पेल्टन व्हील चल रहा है, अगर पेल्टन व्हील मूव कर रहा है तो पेल्टन व्हील को रोकना भी तो है। पेल्टन व्हील की किसकी वजह से मूव कर रहा है, इस वाटर की वजह से, इस वाटर पार्टिकल की वजह से यहाँ पर जो आपके पास पेल्टन व्हील है उस पर इंपल्स हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है और ये मूव कर रहा है। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक बाईपास नोजल की हेल्प से, ये हमारे पास बाईपास नोजल होती है, यहां से वाटर को इंपिंज किया जाता है। तो देखेगा कि इस पर बकेट की दूसरी साइड, अपोजिट साइड आती है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अब रुकने लग जाती है इसकी हेल्प से, बाईपास ब्लेड एंड नोजल की हेल्प से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसे स्टॉप भी इस वाटर की हेल्प से ही करते हैं। तो ये हमारा स्टॉपिंग मैकेनिज्म हो जाता है इस साइड, और साथ ही यहाँ पर ये डिफ्लेक्टर होता है, स्पीयर होता है। इन डिफ्लेक्टर और स्पीयर को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोजल जो होती है, नोजल के बारे में अगर देखें तो ये मेरे पास जनरली आपको जो वर्टिकल एक्सिस जो आपके पास पेल्टन व्हील्स होती हैं, पेल्टन व्हील जो वर्टिकल एक्सिस होती हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये मेरी वर्टिकल एक्सिस पेल्टन व्हील है जिसमें हमारी 2 से ज्यादा नोजल है, ये देखिएगा नोजल का मैंने यहाँ पर एक इफेक्ट दिखाया है, ये नोजल है। और इसमें जो ये कोनिकल शेप दिख रही है ना आपको, ये जो कोनिकल शेप दिख रही है ऐसे, ये जो कोनिकल शेप दिख रही है, ये कोनिकल शेप ही मेरी क्या है, स्पीयर है, ठीक है। कोनिकल शेप ही मेरी स्पीयर है। इस स्पीयर को मैं अभी अच्छे से दिखाता हूं, बाकी अभी पहले आप इसे यहां से समझिए। ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है, मतलब हॉरिजॉन्टल में प्लेन है। तो वाटर जो है वो यहां से आया, तो इस पर यहां से निकला, तो ये नोजल ने यहां पर स्ट्राइक किया, किस पर, व्हील पर। ऐसे ही यहां से निकला, यहां से स्ट्राइक किया, ऐसे ही यहां से। तो ये मैंने 6 नोजल दिखाई हैं। 6 नोजल जनरली हमारी किसमें होती हैं, वर्टिकल एक्सिस पेल्टन व्हील में 6 नोजल होती हैं, ठीक है। जनरली हम लेके चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है ईएससी में, पीएससी में या जेई में, ठीक है, गेट में अगर 1 मार्क में क्वेश्चन हो जाता है तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 6 नोजल आपको मिलती हैं वर्टिकल एक्सिस पेल्टन व्हील में। जबकि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे कि ये वाला है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसमें आपको मिलती हैं सिर्फ 2 नोजल मैक्सिमम। 2 नोजल मैक्सिमम होती हैं इसमें, 1 नोजल या फिर मिलेगी 2 नोजल, ये होगी 1 नोजल या फिर 2 नोजल। ये मैं आपको स्टॉपिंग नोजल की बात नहीं कर रहा, ये मेरी बाईपास नोजल है जिससे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पावर प्रोडक्शन की, तो पावर प्रोडक्शन में आपको नोजल एक यहाँ पर भी मिल सकती है, ठीक है, एकदम सॉरी परपेंडिकुलर पर, यहाँ पर ये ऐसे मिल सकती है। तो 2 नोजल से ज्यादा नहीं होती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पेल्टन व्हील में, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अब हमने बात की यहाँ पर इसकी कि ये वर्टिकल एक्सिस जो पेल्टन व्हील होती है वो ऐसी दिखती है नोजल के साथ। अब स्पीयर को देख लीजिए, स्पीयर होता है ये इस तरह की मैकेनिज्म। इस स्पीयर मैकेनिज्म से क्या होता है कि देखिएगा यहाँ पर ये स्पीयर मैकेनिज्म है हमारे पास लगी हुई, इससे क्या होता है कि जो नोजल का डाया है, ये जो नोजल का डाया यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो नोजल का डाया यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है। तो अगर मैं इस नोजल के डाया को किसी तरह से ब्लॉक कर दूं, किसकी हेल्प से ब्लॉक कर दूं, स्पीयर की हेल्प से ब्लॉक कर देता हूं।
इसे मैं स्पीयर की हेल्प से ब्लॉक कर देता हूं ऐसे। इस स्पीयर को मैं आगे की तरफ लेके जाता हूं तो स्पीयर से क्या होगा, ये नोजल का डाया ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब वाटर का जो इनलेट है वो रुक जाएगा, कम होता जाएगा। ये जो आपके पास ये स्पीयर का जो डाया नोजल को कम करने का जो काम होता है या ज्यादा करने का काम होता है, वो किसकी हेल्प से होता है, गवर्नर की हेल्प से। यहां पर चलती है हमारी गवर्निंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो गवर्निंग मैकेनिज्म के हिसाब से जो हमारे पास गवर्नर होता है वो कहीं ना कहीं लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हमारे पास लोड ज्यादा है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास लोड ज्यादा है तो यहाँ पर वाटर की सप्लाई हमें ज्यादा चाहिए होगी। वाटर सप्लाई हमें ज्यादा चाहिए होगी तो क्या होगा, वाटर सप्लाई अगर ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है, मतलब वाटर सप्लाई बेसिकली क्या, हमें बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, रनर पावर ज्यादा चाहिए। पहली बात तो रनर पावर ज्यादा चाहिए। अगर हमारे लोड ज्यादा है तो रनर पावर ज्यादा चाहिए, रनर पावर ज्यादा चाहिए तो वाटर सप्लाई ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गवर्नर को बैक साइड जाएगा, गवर्नर स्पीयर को बैक साइड करेगा, वाटर सप्लाई ज्यादा आएगी, ठीक है। उसी हिसाब से वेलोसिटी के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी का भी एक मेन रोल होता है कि वेलोसिटी भी हमारी नोजल की हेल्प से, जितना हमारा एरिया कम होगा उसके हिसाब से वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीजें हमारी गवर्नर मैकेनिज्म से कहीं ना कहीं हम उसको लोड के सेंस में लेके चलते हैं। जैसा हमें जैसे लोड की रिक्वायरमेंट आ रही है उसी हिसाब से हम वाटर सप्लाई को कम कर देते हैं या वाटर सप्लाई को बढ़ा देते हैं कंट्रोल वाल्व की हेल्प से। ऊपर जो हमारे कंट्रोल वाल्व मैकेनिज्म लगा होता है उसकी हेल्प से भी हम चीजों को देखते हैं। साथ में दो चीजों से गवर्निंग हो रही है, एक तो हमारे पास ये स्पीयर की हेल्प से और एक कंट्रोल वाल्व जो कि सर्च टैंक के आगे लगी हुई हैं, उससे थोड़ा सा आगे लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ में एक ये हो जाता है डिफ्लेक्टर मैकेनिज्म। डिफ्लेक्टर क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर डिफ्लेक्टर क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्टर इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। ये चीज हमने बात कर ली थी, ठीक है। बस यहां तक हमने देखा उसके फिजिकल अपीयरेंस को, किसके, पेल्टन टरबाइन के। पेल्टन टरबाइन की फिजिकल अपीयरेंस को देखा है। उम्मीद है आपको यहां तक ये फिजिकल अपीयरेंस समझ में आया होगा। किसके बेसिस पर होता है हमने वो भी बात की, ठीक है, किसके बेसिस पर होता है हमने वो भी बात की। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। होप सो। अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे एनालिसिस ऑफ द रनर। बेसिकली जो हम फोर्स की बात करते हैं, जो हम पावर प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके बेसिस पर वॉल्यूम मैट्रिक एफिशिएंसी या फिर आपकी जो अलग अलग टाइप की एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उनके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। उस नेक्स्ट क्लास में हम एनालिसिस करेंगे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है पेल्टन टरबाइन की, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेशन को हम जनरली इसी तरह से लेके चलेंगे, कहीं ना कहीं हम जो चीजें हैं वो इस तरह से लेके चलेंगे फिजिकली आपको समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।